हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नर ऑफ स्टेट तक पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हम लोग राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं रिविजन करवा देती हूँ लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में। यहाँ पे हर लेक्चर से पहले आप लोगों को रिवीजन इसलिए करवाया जाता है बिकॉज इस पे हम लोग मेन फोकस रख रहे हैं कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। इससे आपकी जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत आता है और इसमें हाई कोर्ट और अदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका जो उद्घाटन है वो 2 दिन के बाद किया गया था। पार्ट 5 124 से 147 तक, याद रखिएगा 124 से 147 जो है पार्ट 5, ये सुप्रीम कोर्ट को डेडिकेटेड है। इसके बाद यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी जो कुल संख्या है वो है मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश हैं इनकी जो कुल संख्या है वो है 34, जिसमें 33 जजेस हैं और 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसके लिए जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे परामर्श लिया जाता है। उसके बाद जब एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो उनकी सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से कंसल्टेशन जो है वो हर पोस्ट की नियुक्ति के लिए कंसल्टेशन किया जा रहा है। डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट के लिए किससे कंसल्टेशन होती है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए राष्ट्रपति अदर जजेस से कंसल्ट करता है और एक बार अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है उनकी नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति परामर्श लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अदर जजेस की नियुक्ति होती है उसके लिए एक कोलिजियम बनाया जाता है। कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और 4 जो अन्य एल्डर जो जजेस होते हैं जो एज में सबसे ज़्यादा होते हैं उनको रखा जाता है कोलिजियम में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का सिटीज़न होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए या फिर कोई और अदर कोर्ट्स में 5 साल तक जज के पद पे बैठना चाहिए पर्टिकुलर व्यक्ति को। और साथ ही अगर ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट के 5 इयर्स तक जज होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट के 10 इयर्स तक एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं, ये दोनों और की कंडीशन है, मतलब या तो ये होना चाहिए या फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए और साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही एक और कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधि वेत्ता होना चाहिए, मतलब एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अगर करना चाहते हैं तो वो संसद की इच्छा अनुसार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो है राष्ट्रपति। इसके साथ ही रेजिग्नेशन अगर दिया जाता है, कोई भी जज अगर रेजिग्नेशन देता है तो वो प्रेसिडेंट को संबोधित करके देता है। आर्टिकल 1 to 4 में इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर रिमूवल करना है किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए और दूसरा इनकैपेसिटी यानी कि असमर्थता होनी चाहिए। इन दोनों ही आधार पे हटाया जा सकता है किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ ही जो प्रत्येक सदन है इसके द्वारा इनके जो कुल सदस्य होते हैं इसकी स्पेशल मेजॉरिटी ली जाती है। 2/3 बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक रिजोल्यूशन पास होता है, इसके बाद एक जांच कमेटी बैठती है और फाइनली जो है राष्ट्रपति अपना डिसीजन देते हैं कि पर्टिकुलर जज को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जांच अधिनियम जो है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार 7 धाराएँ हैं, इसमें 7 क्लॉजेस पे चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जज जो है वो कितने हद तक उनकी इनकैपेसिटी है या फिर उनका प्रूवन मिसबिहेवियर है। ठीक है, उस बेसिस पे उसको हटाया जा सकता है। इसके साथ ही एज ऑफ रिटायरमेंट जो होती है वो 65 ईयर्स होती है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की एज ऑफ रिटायरमेंट है 65 ईयर्स।
और साथ ही ये रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 127 जो है वो एडहॉक जजेस के बारे में बात करता है। तो न्यायाधीश का यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वो एडहॉक जजेस की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज अ एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। फिर आर्टिकल 145 जो है वो 5 बेंच ऑफ जजेस होनी चाहिए जब भी राष्ट्रपति किसी चीज़ की परामर्श लेता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 145 जो है वो इसके बारे में, बेंच ऑफ जजेस के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको एज अ एविडेंस ऑफ फैक्ट जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है किसी दूसरे केस के लिए। इसके बाद आर्टिकल 131 आता है जिसमें बताया जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर दो राज्यों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। आर्टिकल 132 से 136 एपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद आता है हमारा संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है और इसी को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा केशवानंद भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से केशवानंद भारती 1973 में एक प्रिंसिपल आया था जिसमें मौलिक ढांचे की बात की गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि ऐसा कोई भी केस अगर आता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या फिर कोई ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं तो उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल 141 आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाते हैं वो सभी कोर्ट को मान्य होता है। ठीक है, इस तरह की कुछ और बातें लिखी हुई है यहाँ पे, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आर्टिकल 143 इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो विधि या कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आती है जिसमें उसको कुछ परामर्श लेना होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद हमने गवर्नर के बारे में देखा था, ये भी पार्ट 6 में आते हैं। आर्टिकल 153 से 167 जो है वो राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है, गवर्नर से संबंधित है। तो आर्टिकल 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट के बारे में बताता है जो कि एक गवर्नर होता है। आर्टिकल 153 के अनुसार जो प्रत्येक राज्य है उसके लिए एक गवर्नर होना चाहिए, बट एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में जिसके अनुसार एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्य यानी कि 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में कहा गया है। इसके बाद जो आर्टिकल 155 आता है उसके तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति करता है और साथ ही इनका जो पद ग्रहण करने की अवधि है, मतलब जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। बट इसके साथ ही ये प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राष्ट्रपति के, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कार्य करते हैं राष्ट्रपति के। इसके बाद इसके कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है, जैसे कि आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसके साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देन नेक्स्ट इनकी सैलरी से रिलेटेड प्रमुख बातें जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है और साथ ही आर्टिकल 164 आता है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल यानी कि गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 164 में कही गई है ये सारी बातें। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है जिसमें आर्टिकल 239 का ए सब क्लॉज है जिसके अनुसार जो दिल्ली है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली की जाती है। इसके साथ ही गवर्नर के पास पावर होती है कि राज्य का जो लेजिस्लेचर है उसके जो विधानसभा के जो सत्र बुलाने का प्रोसेस है या फिर सत्रावसान, प्रोरोगेशन या फिर विघटन करने का, डिसोल्यूट करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास होती है। यहाँ पे कुछ सदस्य जो होते हैं वो नामित भी किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लगभग 1/6 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 165 जिसके तहत हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और साथ ही
ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगी, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनके जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली होती है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जज हैं, इन्हीं के योग्यता वाले किसी व्यक्ति को एज अ एडवोकेट जनरल जो है नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 165 के तहत। नेक्स्ट, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है तो गवर्नर के पास अधिकार होता है कि या तो वो स्वीकृति दे दे या फिर अपनी स्वीकृति रोक सकता है या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर बिल पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर अगर कोई ऐसा बिल होता है जो वापस से आ जाता है राज्यपाल के पास रिकंसीडरेशन के लिए, उस टाइम पे गवर्नर को अपना स्वीकृति प्रदान करना पड़ता है उस पर्टिकुलर बिल के लिए। आर्टिकल 219 जो है वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। यदि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं रहता है तो राज्यपाल के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस जारी करने की। इसके बाद आर्टिकल 161 आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के पास पावर होती है दंड को क्षमा करने की या फिर रिप्राइव करने की, प्रविलंबन जिसको कहते हैं, विराम करने की, परिहार करने की या फिर लघुकरण करने की। ठीक है, ये सभी प्रोसेस जो है ये हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट के लेक्चर में। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद सरोजनी नायडू जो है वो फर्स्ट महिला गवर्नर बनी है। कहाँ की बनी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। आई होप आपने आंसर दिया होगा। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल जो है वो 168 से 212 तक इससे संबंधित है, स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले आता है विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में सबसे पहले आता है विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो पार्ट 6 चैप्टर 3 और आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, दूसरा विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्य का जो संपादन है वो विधानसभा के प्रावधान से किया जाता है। आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, जिसकी अधिकतम संख्या होती है 500 और कम से कम संख्या जो होती है वो होती है 60। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब विधानसभा की बात हो रही है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है तो वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद जो मैक्सिमम संख्या है वो 500 होती है और मिनिमम 60 होती है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि हैं सिक्किम, मिजोरम और गोवा। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम के पास 32 सीट है, मिजोरम और गोवा के पास 40 सीटें हैं। ठीक है, दोनों के पास 40-40 सीटें हैं। तो ये 60 से कम सदस्यों वाली स्टेट्स हैं। इसके साथ ही जो पुदुचेरी का यूनियन टेरिटरी है इसमें 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो है यूपी की, जिसमें 403 सीटें हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का जो संचालन होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 170 के तहत किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उस वहाँ की सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डीलिमिटेशन का कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो डीलिमिटेशन के परिसीमन के बारे में कुछ बातें कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं जो कि 2003 में आया था। इससे पहले एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में। इसके अनुसार राज्य विधानसभाओं की जो सीटों की संख्या है, जिसको 1971 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग लिया गया था, 1971 में जो जनगणना ली गई थी उसी के अकॉर्डिंग सीट का आवंटन किया गया था। ठीक है, तो 2001 में एक संशोधन होता है जिसके अकॉर्डिंग जो सीटों का आवंटन है वो फ्रीज कर दिया जाता है 2026 तक। ठीक है, तो 2026 तक कोई भी सीट का जो संख्या है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य विधानसभाओं की जो सीटें हैं इनकी संख्या में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। इसको फ्रीज कर दिया गया था
26 तक, ठीक है। और यहाँ पे बेस ईयर क्या रखा गया था, 1971 का जनगणना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो जनगणना है उसका बेस ईयर 2001 कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके तहत जो सीटों के आवंटन की संख्या है वो 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग आधारित कर दी गई थी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है सीटों का आवंटन किया जाएगा। बेस ईयर कौन सा रखा जाएगा, 2001 का। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो राज्य की विधानसभा होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो अधिकार होता है वो सेम एज अ लोकसभा स्पीकर के समान ही लिया जाता है। इसके साथ ही विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के मत जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, उस टाइम पे वो अपना एक निर्णायक मत देता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष का कार्य सिमिलर टू लोकसभा स्पीकर ही है। तो लोकसभा स्पीकर वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था किस तरह से लोकसभा स्पीकर्स के पास पावर्स होती है। सेम पावर्स जो है वो स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं उनके अध्यक्ष के पास भी होती है। इसके बाद यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उसके कार्यों का संपादन जो है वो उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको याद रख सकते हैं आप, ये 2001 में आया था और इसके अकॉर्डिंग जो बेस ईयर है वो 1971 लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि रीसेंट वाला 87th वाला है तो इसको याद रखिए, इसका जो बेस ईयर है वो है 2001 की जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम, जो कि 2019 में आया था। इसकी धारा 14 के तहत जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई है, ठीक है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया था, ठीक है। तो डीलिमिटेशन के बाद इसकी जो संख्या है उसको बढ़ाकर 114 कर दिया गया था, जिसमें 24 सीटें जो है वो पीओके की हैं, ठीक है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी 24 सीटें हैं और रेस्ट ऑफ द सीटें जो हैं वो बाकी जम्मू एंड कश्मीर की हैं। और पीओके के होने के कारण यहाँ पे इलेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और ये सीटें जो हैं वो रिक्त रखी जाती हैं। इस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो जाती है 83, ठीक है। अभी यहाँ पर भी परिसीमन लागू किया गया है और इसको बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दी गई है। 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं। पहला है दिल्ली, नेक्स्ट है पुदुचेरी एंड थर्ड वन इज जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 173 के तहत विधानसभा की जो सदस्यता होती है इसके लिए योग्यताएं बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो 173 में दी गई है। फर्स्ट तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा उसकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्षों की होनी चाहिए। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ स्थान जो है वो आरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसमें से कुछ सीटें जो है वो एससी और कुछ सीटें जो है वो एसटी के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके बाद कुछ महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया जाता है। वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ये न्यूज़ में रहा है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ वुमेन रिजर्वेशन को 33% कर दिया गया है, इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये कौन से ईयर से लागू होगा, ठीक है। अभी ये करेंटली लागू नहीं हुआ है, कब से लागू होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुमेन रिजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा आता है विधान परिषद। अब तक हमने देखा विधानसभा के बारे में, अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। आर्टिकल 169 जो है इसके तहत पावर दिया गया है कि किस तरह से एक नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का सृजन किया जा सकता है या फिर एबॉलिशन किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे संबंधित लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित जो है ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में बना सकते हैं या फिर उसको अबॉलिश कर सकते हैं, बट इसके लिए कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब इस कार्य को करने से पहले राज्य की जो विधानसभा है उससे परमिशन लेना ज़रूरी है, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और
उन लोगों की इच्छा होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव किया जा सके वहाँ से। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 171। इसके तहत विधान परिषदों के गठन के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला है यूपी, नेक्स्ट बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही एग्जिस्ट करती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से हमारा राज्यसभा है और लोकसभा है, तो यहाँ पे राज्यसभा जो है वो एक्ट करता है एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जिस तरह से राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये भी एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक द्वितीय वर्ष 1/3 जो है मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट की एलोकेशन की गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो इसमें कहा गया है कि विधान परिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या है वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान दिया गया है। उसके साथ ही 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 171 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटें जो हैं वो सर्वाधिक हैं, 100 सीट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे जो इनका इलेक्शन होता है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिमिलर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, साथ ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो मैं एज अ प्रेसिडेंट का इलेक्शन दे रही हूँ, बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन काफ़ी अलग है इससे। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ये वर्ड हम लोग, साथ ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये दोनों पद्धति फॉलो की जाती है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि राज्य के कुछ ही लोग जो होते हैं वो वोट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और उपबंधों की बात की गई है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं विधान परिषद में, इसकी 1/6 सीट्स जो होती हैं वो इलेक्शन के थ्रू आती हैं और 1/6 सीट नॉमिनेट होती है। ये मैंने आपको गवर्नर, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जो है वो 1/6 सीट्स जो होते हैं उसके लिए नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है इसमें इलेक्शन होता है 1/6 सीट्स का, और 5/6 सीटों का इलेक्शन होता है, और 1/6 सीटें जो होती है वो नॉमिनेशन के द्वारा भरी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो विधान परिषद होते हैं इसके जो चेयरमैन होते हैं या फिर डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, इनको जो पद से हटाया जाता है उसके लिए साधारण बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है पहले। उसके बाद विधानमंडल के क्वालिफिकेशन की बातें आर्टिकल 173 में की गई है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे अगर चेयरमैन को या फिर डेप्यूटी चेयरमैन को हटाना है तो उसके लिए साधारण बहुमत से 1/2 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है और पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से रिमूवल ऑफ चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन होता है। इसके साथ ही जो विधानमंडल है इसकी सदस्यता की मतलब किस बेसिस पे क्वालिफिकेशन बनी रहती है, सदस्यता बनी रहती है, ऐसे क्लॉज दिए हुए हैं आर्टिकल 173 में। ठीक है, इसके साथ ही 191 में दिए हुए हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक पर्टिकुलर मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस सदन से। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और साथ ही अगर हम कंपैरिजन करें विधानसभा के सदस्यों का तो विधानसभा के जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है विधान परिषद और विधानसभा में। ये बहुत स्मॉल माइनर डिफरेंसेस हैं, बट ये हमेशा याद होने चाहिए बिकॉज ये ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 190। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य यदि बिना अनुमति के कोई 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 60 डेज तक एब्सेंट नहीं रहा जा सकता है, सदस्यता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है राज्य का मंत्री परिषद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को अनेक कार्यों की सहायता के लिए
एक मंत्रिपरिषद होना अनिवार्य होता है, जिसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आर्टिकल 163 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इट इज़ रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर लेवल पे बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। नेक्स्ट है आर्टिकल 164। इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 164 रिलेटेड टू नियुक्ति ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम ऑफ अ स्टेट। और उसके बाद एक बार जब सीएम की नियुक्ति हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री से सलाह लेकर गवर्नर करता है। इसके बाद जो ये मंत्री होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अनुसार किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम को मिलाकर 15% से लेस होनी चाहिए जो भी वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, ठीक है, यही जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, यही स्टेट सेंटर पे भी लागू होता है और यही स्टेट पे भी लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट की गई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या 15% तक। नेक्स्ट है आर्टिकल 164। इसके तहत जो मंत्रिपरिषद होता है वो राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके प्रति होता है? राज्य के विधानसभा के प्रति होता है। कोई भी मंत्री अगर निरंतर 6 माह के किसी अवधि में राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि में इसकी जो मंत्री का पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो एज अ मंत्री तो बना दिया जाता है बट उसके बाद आपको, ठीक है, यहाँ मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आर्टिकल 164 के तहत अगर कोई मंत्री जो है वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह का वक्त दिया जाता है जिसमें उसको राज्य विधानमंडल का सदस्य होना होता है। ठीक है, अगर वो उस अवधि में नहीं बन पाता है तो उसका जो मंत्री पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे 167 जो है वो सीएम ऑफ अ स्टेट से रिलेटेड है। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हमने पढ़ा विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में और साथ ही मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग स्टेट में ही देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन, जिसको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसमें जो उच्च न्यायालय है ये इसकी स्थिति शीर्ष पर है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो तो भाग 6 और अध्याय 5, तो ठीक है, यहाँ पे चैप्टर मत याद करिए, लेकिन पार्ट 6 और आर्टिकल 214 से 231 ये किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और साथ ही पार्ट 6, अभी तक हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं स्टेट से रिलेटेड ये सभी पार्ट 6 में आते हैं। इसके बाद प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। फिर एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में। इसके तहत आर्टिकल 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा, जिसको कंबाइन हाई कोर्ट कहा जाता है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, इसके लिए एक सिंगल हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 214। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 के तहत जो उच्च न्यायालय है इसको भी, हाई कोर्ट को भी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल के तहत माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब है
ये मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इसको एज अ एविडेंस ऑफ फैक्ट लिया जा सकता है जो भी केसेस सॉल्व करता है हाई कोर्ट, ठीक है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी, बिकॉज वो भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे ये सभी एज अ एविडेंस यूज़ किए जा सकते हैं। आर्टिकल 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीश से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्ति करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मिनिमम एज से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बट मैक्सिमम एज से रिलेटेड प्रावधान है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 62 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 62 वर्ष हाई कोर्ट के लिए होती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है 65 वर्ष। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स जो है वो एज ऑफ रिटायरमेंट तय किया गया है। इसके साथ ही जो जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन अगर देते हैं तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं या फिर उनको राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया भी जा सकता है। अब पद से हटाने के लिए सेम प्रोसेस होता है, एक तरह का इम्पीचमेंट का ही प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली इसको इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड जो होता है वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, बट एक प्रोसेस जो होता है वो सिमिलर होता है, बट एग्जैक्ट इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एक आदेश जारी किया जाता है, प्रत्येक रिजोल्यूशन पास किया जाता है और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है यह प्रस्ताव। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश देता है और पर्टिकुलर जज ऑफ हाई कोर्ट को अपने पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 केसेस होते हैं, 2 कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। पहला होता है सिद्ध कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी, अक्षमता, यदि वह अपना कार्य करने के लिए अक्षम हो जाते हैं या फिर इनकेपेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से रिजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 217। इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद उनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन आर्टिकल 217 में दिए गए हैं। फर्स्ट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय या कोई अन्य कोर्ट का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष के लिए एडवोकेट रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इयर्स एज अ एडवोकेट वर्क किया गया हो उनके द्वारा। साथ ही सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और इन केस अगर वो एडवोकेट नहीं रहते हैं तो 10 वर्षों के लिए किसी भी जुडिशियल पोस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जिसके तहत क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज लिया जाता है। फिर कुछ और आर्टिकल हैं जो इनके वेतन भत्ते से संबंधित हैं, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, और साथ ही इनके पेंशन के लिए अनुच्छेद 112 के तहत प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मेन आर्टिकल्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये कुछ बातें याद रखिए, ध्यान रखिए, बट इसको याद मत करिए, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्लैरिटी से जो इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही पोर्शन आप लोगों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 223। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से, ठीक है। तो ये प्रावधान जो है वो एक्टिंग चीफ जज से रिलेटेड है, चीफ जज, ठीक है। तो इन केस अगर हाई कोर्ट के चीफ जज का पद जो होता है वो रिक्त होता है या फिर वो अनुपस्थित रहता है तो उसका जो कार्य होता है वो कौन करेगा, तो उसके लिए एक एक्टिंग चीफ जज की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये भी क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किससे रिलेटेड है ये 223 जो है वो एक्टिंग चीफ जज से रिलेटेड है। ऐसा कोई भी प्रावधान जो है एडहॉक जज से संबंधित अगर कोई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो उसका आर्टिकल जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 224 के तहत राष्ट्रपति किसी भी
हाई कोर्ट में यदि कार्य ज़्यादा हो जाता है या फिर काफ़ी बकाया जो केसेस होते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए एक एडिशनल जज की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस की नियुक्ति भी की जा सकती है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक एक्टिंग चीफ जज है या फिर एक्टिंग जज है, जिसके लिए यदि कोई अनुपस्थित रहता है या फिर उसके जगह पे किसी व्यक्ति को नियुक्त करना रहता है, तो उस केस में एक्टिंग जज की पोस्ट आती है। और इन केस यदि कार्य बहुत ज़्यादा है या फिर काफ़ी वृद्धि हो गई है कार्यों में, तो उस केस में एडिशनल जजेस की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों प्रावधान जो हैं वो हाई कोर्ट के से संबंधित हैं। तो यहाँ पे एडिशनल जजेस की नियुक्ति जो है वो डिफरेंट है एक्टिंग जजेस से। ठीक है, दोनों अलग डिफरेंट पोस्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो आयु है, यहाँ पे इनका भी सेम केस होता है कि 62 वर्ष की आयु जो होती है उस केस में रिटायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 226। इसके तहत रिट्स जारी किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। दो केसेस में रिट्स जारी किए जाते हैं। पहला तो मूल अधिकारों का वायलेशन किया गया हो, तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से रिट्स जारी किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट के रिट्स जारी करने की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक ही केस हो सकता है, यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उसी केस में रिट्स जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्तमान में अगर हाई कोर्ट की संख्या की बात की जाए तो वो 25 हैं, जिसमें से 7 ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज के साथ टाई अप में है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है उनकी संख्या 25 है। इसके साथ ही 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक दिल्ली और एक जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य यूटीज़ जो हैं वो किसी अदर उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, यदि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र जो है उसका विस्तार किया जा सकता है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट टाइम 1862 में 3 जगहों पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फर्स्ट है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी तीनों जगहों पे। अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो आगरा में की गई थी। लेटर ऑन इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, 1869 में इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम जो है 1919 में, जो इसका वर्तमान नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये रखा गया था 1919 में। तो इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अक्सर पूछा जाता है, तो ये याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और याद भी हो जाएगा अगर 1-2 बार आप लोग इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1866 में स्थापना हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आगरा में हुई थी। लेटर ऑन आगरा से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1869 में, और उसके बाद 1919 में जो इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये रखा गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है 233 से 237 पार्ट 6 का ही है। ये ट्रिब्यूनल्स से संबंधित है। ठीक है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है या फिर लोअर कोर्ट्स कहा जाता है। किसी राज्य के जो जिला न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, और साथ ही इनकी जो अदर सर्विस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती है, जैसे कि ट्रांसफ़र करना या फिर प्रमोशन करना, ये भी राज्यपाल ही करता है, ऐसा आर्टिकल 233 में दिया हुआ है। इसके साथ ही जो आर्टिकल 234 है, इसके अनुसार जिला न्यायाधीश की से विभिन्न, मतलब इससे अलग जो भी व्यक्ति होते हैं जो कि जुडिशियल सर्विस में होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 234। नेक्स्ट है हमारा लोक अदालत। इसके माध्यम से सामान्य न्यायालय में लंबित मामलों को दोनों पक्ष के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोक अदालत जो है, इसका कंसेप्ट इसलिए लाया गया था कि जो भी
जो एक्स्ट्रा बैकलॉग्स होते हैं केसेस में, तो इनको निपटाया जा सके यदि दो पक्ष के व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं और एक मीडिएशन की ज़रूरत होती है कि जिसकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर दिया जाए लोक अदालत के माध्यम से। इसमें दीवानी मामले और साथ ही आपराधिक मामले पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालत में वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त कोई न्यायिक अधिकारी होता है या फिर विधिक ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो होता है, इसको पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोक अदालत के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जुरिस्डिक्शन, वो या तो एग्जिस्टिंग या फिर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो उससे जानकारी रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे विलेज कोर्ट एक्ट 2008, जिसको ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 कहा जाता है, इसके तहत ग्राम न्यायालय को सिविल या आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे लोक अदालत, उसके बाद ग्राम लेवल पे ग्राम न्यायालय अधिनियम आया है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो प्रावधान होता है उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही पूछे जाते हैं, बट ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो पर्यावरण है इससे रिलेटेड जो मामले होते हैं वो किस कोर्ट में देखे जाते हैं। ठीक है, इसका एक प्रावधान दिया गया है, इसके लिए एक डिफरेंट बॉडी बनाई गई है, जुडिशियल बॉडी, उसका नाम और उससे रिलेटेड प्रावधान जो है और किस ईयर में फॉर्मेशन हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसकी सुनवाई के लिए किस ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया गया है और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन और इसके साथ स्टेट से रिलेटेड और भी कुछ अन्य प्रावधान। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी हमने चीज़ें स्टेट से रिलेटेड पढ़ी है, यहाँ पे पार्ट 6 की बात हो रही है, तो पार्ट 6 से रिलेटेड प्रावधान जो हैं ये हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहना होगा। जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जाता है इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही घटना चक्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, घटना चक्र में एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बेसिस पे, तो वो भी आप लोग लगातार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो भी क्वेश्चंस आप सभी से पूछे गए हैं, इन बिटवीन द लेक्चर ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही जो भी आपके सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पॉलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो भी आप लोग सब्जेक्ट का रिविजन करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट रिवाइज करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।